एवरीवन। उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल चयन परीक्षा वर्ष 2021 जो कि आज दिनांक 21 मार्च 2021 को संपन्न हुई है। आइए हम देखते हैं इसके सही उत्तर। स्टूडेंट्स, ये जो सेट मेरे पास है ये सेट है डी, और ये चूँकि आपको पता है कि 4 सेट में पेपर आया है ए बी सी डी, तो चारों सेट में प्रश्न तो वही हैं लेकिन प्रश्नों का क्रम भिन्न है। जैसे डी सेट में पहले हिंदी का प्रश्न पत्र दिया है और हो सकता है कि दूसरे सेट में कोई और विषय दिया हो, तो आप प्रश्न देखकर उसके सही उत्तर को निशान लगाएं ताकि आप ये जान सकें कि आपका इसमें चयन होगा या नहीं होगा, या आपको कुल कितने अंक प्राप्त होंगे। हर प्रश्न इसका 1 अंक का है और इसी हिसाब से सबसे पहले हम देखते हैं इसमें दिया हुआ है हिंदी का। पहला क्वेश्चन है, ओंकारेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ओंकारेश्वर जो है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है, नंदनवंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें जो कवयित्री हैं वो कहती हैं कि मेरी जो कुटिया है, जब उनकी बेटी बोलने लगती, आवाज़ देती है, तब उनको लगता है कि ये जो छोटी सी मेरी कुटिया है ये नंदनवंशी लगने लगी। तो कुटिया को उन्होंने किसकी उपमा दी है? नंदनवन की, इसलिए यहाँ क्या है? उपमा अलंकार। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, अरे भूकंप आ गया। अरे के बाद में जो चिन्ह लगा हुआ है ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, इसलिए ये जो वाक्य है वो है विस्मयादि सूचक। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी शब्द जोड़ी मेल नहीं खाती? आप देख रहे हैं यहाँ पर जो वर्ड दे रखे हैं ये विलोम शब्द हैं, एक दूसरे के विलोम हैं। उचित का विलोम है अनुचित, अपेक्षा का उपेक्षा और विजय का पराजय। इस प्रकार से देखा जाए तो ये जो डी आंसर है लालन पालन, ये मेल नहीं खाता क्योंकि ये विलोम शब्द नहीं है। पांचवा है, अनल अनिल शब्द युग्म के सही अर्थ क्या हैं? अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है हवा, तो यहाँ पर सही अर्थ इसका है ए, आग और हवा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे, विहग वृंद। विहग वृंद, विहग का अर्थ होता है पक्षी, तो विहग वृंद का अर्थ हुआ पक्षियों का समूह, तो सही आंसर है इसका सी। सातवां क्वेश्चन है, कुंडलिया छंद किस किस छंद को मिलाकर बनती है? ये कुंडलिया जो छंद है ये दोहा और रोला छंद को मिलाकर बनती है। आठवां प्रश्न है, महा अजय संसार रिपु जीति सकई सोबीर, ये पंक्तियाँ किस कवि के द्वारा लिखित हैं? तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये तुलसीदास जी ने लिखी हैं और ये उन्होंने रामचरितमानस में लिखी हैं, जब वो कहते हैं कि जो धीर व्यक्ति है, जो धैर्यशील व्यक्ति है, तो वो तो सारे संसार को जीत सकता है। तो ये मतलब कि रावण कौन सी चीज़ है, रावण को भी जीतना उनके लिए बहुत ही आसान है। तो ये पंक्तियाँ तुलसीदास जी ने लिखी हैं। नवा प्रश्न है, ता प्रत्यय वाला शब्द है, तो शब्द का अपना स्वयं का अर्थ होता है और प्रत्यय लगाने के बाद में पहले भी उसका अर्थ होना चाहिए, तो इस हिसाब से यहाँ पर कर्मठ ता आएगा क्योंकि कर्मठ का भी अपना अर्थ है, कर्मठ होना यानी मेहनती होना, ये इसलिए कर्मठ ता आएगा। 10वां प्रश्न है, नव संवत्सर जिस माह में आता है उसका नाम है। नव संवत्सर जो कि हिंदुओं का जो नव वर्ष शुरू होता है वो चैत्र माह से होता है, जिसे हम नवरात्रि की शुरुआत से भी मानते हैं, चैत्र प्रतिपदा, तो ये चैत्र माह में आता है। 11वां प्रश्न है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो यहाँ पर जो वर्तनी अशुद्ध है वो सी की है, बाकी तो सब सही लिखे हुए हैं, लेकिन आशीर्वाद में शी और वा, इसके वा के पास में यहाँ पर र वाला आना चाहिए, तो इसकी वर्तनी अशुद्ध है। 12वां प्रश्न है, जगन्नाथ शब्द किस संधि का उदाहरण है? जगन्नाथ, इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये आता है जगत धन नाथ, और इसमें संधि है व्यंजन संधि। 13वां प्रश्न है, वन का पर्यायवाची नहीं है? अरण्य, जम्बुक, कानन, विपिन, तो अरण्य, कानन, विपिन ये सभी वन के पर्यायवाची हैं। जम्बुक का अर्थ यहाँ पर जामुन से भी होता है, तो ये वन का पर्यायवाची नहीं है।
14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों में किसका संबंध राजस्थान से था? तो मीराबाई जो थी वो राजस्थान या चित्तौड़ से उनका संबंध रहा, तो ये मीराबाई इसका सही उत्तर है। 15वां प्रश्न है, अधिनायक शब्द में उपसर्ग क्या है? अधिनायक में अधि उपसर्ग है और उसे नायक शब्द के साथ जोड़ा गया है, तो सही आंसर है इसका बी, अधि। अब यहाँ पर 15 प्रश्न अभी तक हिंदी के थे, अब हमारे प्रश्न आए हैं इंग्लिश के। गॉड ब्लेस यू, इसमें क्या आएगा? तो यहाँ आएगा मे गॉड ब्लेस यू, क्योंकि जब भी कभी किसी से दुआ की जाती है तो मे शब्द का प्रयोग किया जाता है। 17 है, विच इज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड? तो इसमें सही स्पेलिंग दी है RECEIVE, और बाकी सब में जो बिलीव है, अचीव है, कंसीव है, इसमें आई और ई का प्लेस चेंज है, इसलिए करेक्ट स्पेलिंग है रिसीव की। 18 क्वेश्चन है, बिहेवियर दैट शोज हाई मोरल स्टैंडर्ड इज कॉल्ड वर्च्यू। वर्च्यू का अर्थ होता है उच्च नैतिक व्यवहार करना, तो सही आंसर इसका सी। क्वेश्चन नंबर 19, द वेदर रिपोर्ट सेज इट रेन टुडे, तो यहाँ पर भी आएगा मे, क्योंकि मे का प्रयोग भविष्यवाणी के लिए भी किया जाता है या संभावना के लिए किया जाता है। 20 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, दे वेंट टू मार्केट। अब यहाँ पर देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसलिए प्रेजेंट और पास्ट में यहाँ पर वेंट जो कि गो का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर आएगा ये सेंटेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट। क्वेश्चन नंबर 21, दिस वर्ड इज जम्बल्ड OTMNER, तो इसको वर्ड को आगे पीछे करके जो सही वर्ड बनेगा वो होगा मेंटर, MENTOR, सी ऑप्शन सही है इसका। 22, द राइमिंग वर्ड फॉर हाई, हाई जब हम बोलते हैं तो उसी तरह का उच्चारण किसका आता है? तो वो करेक्ट राइमिंग वर्ड होगा इसका हाई का टाई। 23, द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्टेल, स्टेल का मतलब होता है बासी, तो बासी का अपोजिट वर्ड क्या होगा? ताज़ा यानी फ्रेश, सो करेक्ट आंसर इज डी। 24, माई ब्रदर ऑब्वियसली इज देन मी, तो कौन से भाई के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? या तो यंगर या एल्डर, तो ये आ जाएगा माई एल्डर ब्रदर ऑब्वियसली, तो एल्डर ब्रदर या बड़े भाई कैसे होते हैं, किससे होंगे? ओल्डर देन मी, मेरे बड़े भाई निश्चित रूप से मुझसे बड़े हैं। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब, तो ये जो वर्ड दिए हैं वैसे भी एडवर्ब का नियम है कि जब भी एल वाई लगा होता है वही वर्ड एडवर्ब बनाने का जो नियम है उसमें भी हम एल वाई लगा है यानी वो एडवर्ब है, तो ये करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर ब्यूटीफुली, क्योंकि कुछ बच्चे ब्यूटीफुल भी समझ रहे हैं लेकिन ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है। एडवर्ब का मतलब है हमें वर्ब की विशेषता बतानी है कि कैसा काम किया गया, तो वो आएगा ब्यूटीफुली। 26, देयर इज़ नॉट वाटर इन द बकेट, अब वाटर के लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाएगा? यहाँ आएगा मच, क्योंकि मेनी मच का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पर मात्रा का बोध हो, और मेनी या फ्यू तो उनके लिए आते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, तो देयर इज़ नॉट मच वाटर, ठीक है। 27, ही सेड जया इज़ डांसिंग, अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो ही सैड और दोनों के बीच में आ जाएगा कनेक्टर दैट। अब अंदर का जो वाक्य दिया हुआ है सेंटेंस उसका जो है टेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि ही सेड यानी अब पास्ट में आप ले जाएंगे, तो जया इज़ डांसिंग का क्या हो जाएगा? जया वाज डांसिंग, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए, ही सैड दैट जया वाज डांसिंग। 28, द एलिफेंट, तो यहाँ पर अलग अलग एनिमल्स की अगर आप आवाज़ देखें तो एलिफेंट की जो आवाज़ होती है उसे ट्रम्पेट कहा जाता है। 29, राम किल्ड रावण, द पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? पैसिव वॉइस में आपको पता है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो क्या जाएगा यहाँ पर? और टेंस है हमारा ये सिंपल पास्ट, तो पास्ट में लिखेंगे रावण वॉज किल्ड बाय राम, ये डी आंसर इसका सही है। 30, गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ डियर, तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके प्लूरल भी सेम होते हैं, तो डियर का जो प्लूरल होगा वो होगा डियर, सेम होगा।
31। अब ये यहाँ तक के 15 क्वेश्चन आपने देखे हिंदी के और 15 क्वेश्चन रहे आपके इंग्लिश के। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31। पृथ्वी के भूपर्पटी भाग में पिघला हुआ चट्टानी पदार्थ ठंडा होकर क्या बनाता है? तो ये आपका सामान्य ज्ञान और विज्ञान के प्रश्न हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा कि आग्नेय शेल बनाता है, जो लावा निकलता है तो वो ठंडा जब होगा तो क्या बनाता है? आग्नेय शेल या इग्निशियस रॉक। जीवाणु और कवक, जीवाणु और कवक क्या कहलाते हैं? अपघटक। ठीक है, तो इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये चीज़ों को अपघटित करके पुनः वायुमंडल में मिलाते हैं, तो ये अपघटक कहलाते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। कुनेन नामक दवाई बनाई जाती है। कुनेन नामक दवाई सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। 35। खगोल विद्या का वर्णन किस वेद में है? खगोल विद्या के बारे में हमारे जो 4 वेद हैं उनमें से ऋग्वेद में ही खगोल विद्या के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36। पृथ्वी की सबसे बाहरी और ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो सबसे बाहरी परत है तो वो कहलाती है भूपर्पटी। क्वेश्चन नंबर 37। वनों का पर्यावरणीय लाभ, क्या क्या लाभ होते हैं? कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में संतुलन, तापमान में कमी, प्रदूषण पर रोक, उपरोक्त सभी। तो आप देखते हैं वनों से हमें ये सभी लाभ प्राप्त होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 38। बंद कमरे में कोयला जलाने पर कमरे में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक होगी? तो सबसे ज़्यादा मिलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी कमरा बंद करके, जैसे ठंड के समय पर सिगड़ी वगैरह जला लेते हैं और कमरा बंद कर लेते हैं, तो इससे कई बार डेथ हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जब नहीं मिल पाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और नहीं तो आपको पता है कि जलने के बाद तो कार्बन डाइऑक्साइड बननी है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जो कि जहरीली होती है। क्वेश्चन नंबर 39। किस पुस्तक में संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है? मतलब वो स्पीसीज, वो प्रजातियां जो खतरे में हैं या जो विलुप्त वाली बुक रहती हैं, तो उनका जो रिकॉर्ड है वो रेड डाटा बुक में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये 1935 में वर्ड यूज़ किया था और वो वैज्ञानिक थे टैंसले। क्वेश्चन नंबर 41। संचरणी रोग का सबसे मुख्य कारण, संचरणी जो एक से दूसरे को हो जाती हैं बीमारियां, वो किसकी वजह से होती हैं? घरेलू मक्खी, क्योंकि एक जगह से बैठ के दूसरी जगह जाती है और साथ में इसी तरह की बीमारियां फैलाती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन से जीव को किसान का मित्र कहा जाता है? तो केंचुए को कहा जाता है, क्योंकि केंचुआ क्या करता है? मिट्टी को पोली कर देता है, जो काफ़ी उर्वरक होती है, और वो पोली होने से उसमें ऑक्सीजन भी पर्याप्त चली जाती है, इसलिए उसको नहीं तो किसानों को मिट्टी ऊपर नीचे करके और करना पड़ता है, इसलिए चूँकि एक तरह से उनकी हेल्प करता है, इसलिए केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। अब ऊर्जा का प्रवाह, तो ऊर्जा सबसे पहले आती है सूर्य से, फिर वो जाती है हरे पौधों में, और जिसे खाते हैं शाकाहारी, और शाकाहारी को खाने वाले हैं मांसाहारी, और मांसाहारी की जब मृत्यु हो जाती है तो अपघटक जो है उसे तो ये जो ऊर्जा का प्रवाह है वो इस तरह से होता है। सो करेक्ट आंसर इज सी। भारत के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी हैं डॉक्टर सलीम अली, ये सबसे फेमस हैं, जिन्हें बर्डमैन भी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जहाँ मानव रहते हैं, तो हम कहाँ रहते हैं? वो है स्थल मंडल, वहीं पे रहेंगे। जल, वायु, सौरमंडल, इसमें तो हम रहेंगे नहीं। क्या कहाँ रहते हैं? स्थल मंडल पर। 46। जहाज महल कहाँ स्थित है? तो ये मांडव में है। आपने देखा होगा वहाँ पर जो बिल्डिंग बनी हुई है उसका शेप पूरा जहाज की तरह से है, शिप की तरह से बना हुआ शेप है उसका, तो ये मांडव में है। क्वेश्चन नंबर 47। सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये राजा राम मोहन राय ने की थी, और इस समाज की स्थापना के बाद उन्होंने कई अच्छे कार्य किए, जैसे सती प्रथा वगैरह बंद करना। नेक्स्ट इज 48। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है? तो मध्य प्रदेश के ये
मध्य भाग से ही गुजरती है, बिल्कुल सेंटर से जा रही है, रतलाम को भी क्रॉस करके जाती है ये। क्वेश्चन नंबर 49, धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? धुआंधार जलप्रपात ये जो भेड़ाघाट है जबलपुर में, वहाँ पर देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर है इसका जबलपुर। किस खेल को मध्य प्रदेश का राज्य खेल माना जाता है? मलखंभ। मलखंभ को ही मध्य प्रदेश का राज्य खेल माना जाता है। कौन सा क्रिकेटर मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो ये इसका आंसर है नरेंद्र हिरवानी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो इंडस्ट्रियल सिटी कौन सी है? जो पीथमपुर है इंदौर के पास, वो जो है वो इंदौर में ही आता है, तो उसे इंदौर को ही औद्योगिक नगरी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है? तो वो है भील। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भील लोग पाए जाते हैं। अब निमाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? ये इसका सही आंसर है गणगौर। ये प्रसिद्ध फोक डांस है वहाँ का। किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? जो बेतवा नदी है उसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। चचाई प्रपात किस नदी द्वारा निर्मित है? चचाई प्रपात ये बीहड़ नदी के द्वारा बना हुआ है। राजा भोज का संबंध किस डायनेस्टी से था? तो इनका संबंध परमार वंश से था। क्वेश्चन नंबर 58, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना ये किस जिले में है? ये खंडवा जिले में है। और जो हाल ही में खोजी गई बुंदेर हीरा खदान है ये किस जिले में है? तो हीरे की तो सारी खदानें हमारे पन्ना जिले में है और ये भी वहीं है। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, ये हमेशा 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 61, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, किससे बना होता है? ये एक टंगस्टन मिश्र धातु से बना होता है, क्योंकि ये मिश्र धातु इस तरह की है कि ये जलने के बाद में मतलब टूटती नहीं है और बल्कि जलने के बाद प्रकाश देने लगती है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कब बराबर होता है? हमेशा ही बराबर होता है। करेक्ट आंसर है सदैव। हैजा रोग किससे होता है? हैजा रोग जो होता है वो जीवाणुओं के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, तो सिर्फ सौर ऊर्जा ऐसी है जिसे आप पुनः हमको मिलती रहती है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम, एलपीजी एक बार ये संसाधन खत्म हो जाते हैं तो इनका बनना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका आंसर है सौर ऊर्जा। इसमें पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा भी आते हैं। नेक्स्ट इज, किस तत्व का नाम संस्कृत भाषा से लिया गया है? तो ये आंसर अभी क्लियर नहीं है, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रही हूँ। और नेक्स्ट है 66, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन, क्योंकि विखंडन भी होता है वहाँ पर, संलयन भी होता है, लेकिन अधिक ऊर्जा संलयन के द्वारा निकलती है। जब हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं तो असीमित ऊर्जा निकलती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति। विद्युत विभव की इकाई, इसे वोल्ट में नापते हैं। विभवांतर हो, विभव हो, वोल्ट में नापा जाता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक किस दिशा में ठहरता है? ये उत्तर दक्षिण में ही ठहरता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी खुद एक चुंबक है, इसलिए ये उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ये पहले तो 9 थी लेकिन अब 8 है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, पृथ्वी का केवल एक ही प्राकृतिक उपग्रह है और वो है चंद्रमा। कोशिका का ऊर्जा घर होता है, तो ये इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, तारों की दूरियों को किस में नापा जाता है? तारों की दूरी को प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। जैसे पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है, तो ये दूरी हम प्रकाश वर्ष में नापेंगे, अर्थात प्रकाश को 1 वर्ष में चलने में कितना समय लगता है उस हिसाब से नापी जाती है। एक धातु का गोला 2 समांतर दर्पणों के मध्य रखा जाता है, तब कुल बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होगी। कोई भी 2 समांतर दर्पण हैं, उनके बीच में कोई चीज़ रखी हुई है तो उसके हमेशा अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। 76, किस धातु का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है? ये तो आजकल आप यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल, तो आपको पता है कि ये एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से बनता है? सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है, इसीलिए जब हम प्रिज्म से निकालते हैं तो वो पूरे 7 रंग में विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट,
कौन सा ग्रह भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा ग्रह है जो भोर के तारा के नाम से जाना जाता है? वो है शुक्र ग्रह। ब्रेल पद्धति किन व्यक्तियों के लिए उपयोग में लाई जाती है? ये जो ब्रेल लिपि है ये जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए उपयोग की जाती है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर चाक्षुष विकृति। थोड़ा सा वर्ड टिपिकल कर दिया है, लेकिन आप इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे कि विजुअली इम्पेयर्ड, मतलब जो देख नहीं सकते उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता? धातुओं में सब गुण पाए जाते हैं, चमक भी होती है उनमें, उनमें तन्यता भी होती है, अर्थात उनको खींच के आप इनके तार बना सकते हैं, वो चालक भी होती हैं, और लेकिन भंगुर नहीं होती। भंगुरता का गुण अधातुओं का होता है, अर्थात जैसे ही आप उनको पीटोगे तो वो टुकड़ों में बढ़ जाएगी, तो ये भंगुर नहीं होती हैं। फिर है अब ये जो 20 क्वेश्चन हैं आपके, ये सारे क्वेश्चन हैं आपके जो है मैथ्स के। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का स्रोत। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई आप देख रहे हैं चित्र में, तिर्यक ऊंचाई किस तरह से बनी हुई होती है? विकर्ण की तरह से। जैसे कि आप पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, इन दोनों के योग का वर्गमूल। तो सही आंसर है इसका ए, h² + r² का स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 82, 25 विद्यार्थियों में से 72 गणित में रुचि रखते हैं, तो गणित में रुचि कितने % नहीं रखते हैं? तो डायरेक्ट आ जाएगा ये 100 में से आपको 72 माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 28%, क्योंकि ये प्रतिशत ही यहाँ पर पूछा है तो सिर्फ माइनस करना है। हम 25 का जो है 28% नहीं निकालेंगे, सिर्फ आंसर आएगा इसका 28%। अब 83, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है और आधार दिया है, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणित ऊंचाई। आप सूत्र में रखेंगे 4608 दिया हुआ है, आधार भी दिया है 64 गुणित h, तो h बराबर हो जाएगा ये 4608/64, और जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा 72 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 84, एक टीवी को 5,000 रुपये में खरीदा और उसे 4,000 में बेच दिया, तो हानि का प्रतिशत कितना होगा? तो चूंकि हानि का प्रतिशत या लाभ का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है? लाभ या हानि, और वो निकाली जाती है हमेशा क्रय मूल्य पर और गुणित 100। तो यहाँ पर हानि कितनी हुई है? 1,000 रुपये की, और क्रय मूल्य क्या था? 5,000, तो 1,000 बटे 5,000 और गुणित 100। तो जब इसको हल करेंगे तो इसका सही उत्तर आएगा 20। नेक्स्ट है 85, x और y दो दे रखे हैं अंक, संख्या के अंक, तो इकाई का है x और दहाई का है y। तो जो दहाई का होता है उसमें 10 का गुणा करते हैं, तो दहाई का क्या दिया हुआ है? ये y, तो 10y धन x। क्वेश्चन नंबर 86, 3x + √4 = 11। जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो आएगा उत्तर आपका 2, तो 3x धन 2 बराबर 11, और हल करेंगे तो 11 - 2 बराबर 9 आ गया, और हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा ये 3। ठीक है, आप x का मान रख के भी देख लिए कि 3 × 9 धन 2 बराबर 11। और 87 क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 2401 विद्यार्थी हैं। पीटी अध्यापक उन्हें पंक्ति और स्तंभ में इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभ के बराबर हो। तो पंक्तियों की संख्या क्या होगी? क्योंकि दोनों की बराबर रखनी है, यानी x × x यानी x², तो इस तरह से आपको इसका जब आंसर निकालना है तो आपको इसका निकालना होगा वर्गमूल। जब 2401 का वर्गमूल हम निकालते हैं तो वो आता है 49, तो करेक्ट आंसर है इसका 49। क्वेश्चन नंबर 88, चित्र दिया हुआ है आपके सामने, ए एंगल दे रखा है और सी का मान निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। जब ए का मान 72 है तो सी का मान भी 72 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 89, x² + 12x + 36 का गुणनखंड 1x धन 6 दे रखा है, तो दूसरा क्या होगा? जब इसके गुणनखंड करते हैं तो दो संख्याएं हमको ऐसी चाहिए जो 12 के बराबर हो और गुणा करें तो 36 आए, तो ये x धन 6 x धन 6 इस तरह से गुणनखंड करेंगे तो दूसरा गुणनखंड भी वही आएगा x + 6। क्वेश्चन नंबर 90, एक वॉशिंग मशीन 21,000 रुपये में खरीदी गई, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, तो 1 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? तो जब मूल्य बढ़ता है
तो हम चक्रवृद्धि ब्याज में प्लस का सूत्र लगाते हैं, और चूँकि यहाँ पर माइनस हो गया है तो सूत्र हम माइनस का लगा देंगे। 21,000 1 - 8/100 और घात 1। तो आप इसको हल करेंगे तो ये आ रहा है 19,320। इतना मूल्य इसका रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता। तो दो सिक्कों पे शीर्ष और जैसे हेड और टेल दोनों आ सकते हैं। तो कुल संभावनाएं कितनी हैं? 2। और शीर्ष कितनी बार आ सकता है? 1 बार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 92, दिए गए विकल्प में जो संपूरक हैं वो कोण होंगे। तो संपूरक के लिए दो कोणों का योग होना चाहिए 180। यहाँ हम देखते हैं कि 135 और 45 को जोड़ते हैं तो योग 180 आता है। तो करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 93, इसमें x का मान बताना है। तो सबसे पहले तो हम हल करेंगे, जो बाह्य कोण दे रखा है 125, तो आंतरिक कोण कितना होगा? चूँकि ये एक सरल रेखा है इसलिए ये आ जाएगा 180 में से आप 125 माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 55। इसी तरह से दूसरे का भी आ जाएगा 55। अब जब हम त्रिभुज में देखते हैं कि बाह्य कोण क्या होता है? दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो x का मान इन दोनों 55 के बराबर होगा। तो x का आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 110। 55 और 55 को जोड़ेंगे तो 110। 94 क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती हैं? तो ये तो अनंत हो सकती हैं या अपरिमित। क्वेश्चन नंबर 95, तो आपको इसकी पांचवी घात का नाम बताना है। 32 और 243। तो 2 के 32 का जब गुणनखंड करते हैं तो ये आ जाता है 2 की घात 5। 243 का गुणनखंड करते हैं तो ये आ जाता है 3 की घात 5। तो इस तरह से ये आ जाएगा उत्तर आपका 2/3 की घात 5 से 5 कट जाएगा, यानी आंसर आएगा 2/3। 96, यदि मोहन की माँ की वर्तमान आयु x+10 है तो 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी? तो ये आ जाएगी, क्योंकि अभी 110 है तो 5 साल बाद के लिए हमको उसमें 5 जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर आ जाएगा x-10 - 5। तो करेक्ट आंसर हुआ x-15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 97, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो चतुर्भुज कोई भी हो उसको हम 2 त्रिभुज में बांट सकते हैं, और एक त्रिभुज का के कोणों का योग होता है 180। तो 2 त्रिभुज यानी चतुर्भुज के कोणों का योग होगा 360। क्वेश्चन नंबर 98, ये जो संख्या दी है इसका वर्गमूल निकालना है। यदि आप इससे नहीं निकाल पाते तो आप इसको बटे में करके, जैसे पॉइंट हटा के लिखते संख्या है वैसे लिख दीजिए। फिर आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर टोटल 6 जीरो आ रहे हैं। 6 जीरो यानी 10 की घात 3 की घात 2 हो रहा है, और जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये रह जाएगा 1/10 की घात 3, और यानी 1/1000, और जब हल करेंगे तो आ जाएगा 0.001। क्वेश्चन नंबर 99, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है और अनुपात 2:5 है, तो संख्याएं क्या होंगी? तो भाई संख्या एक हो गई 2x और दूसरी हो गई 5x, लेकिन अंतर दे रखा है तो हमने घटा दिया। 5x - 2x बराबर 66। तो ये हो गया 3x बराबर 66, यानी x बराबर 66/3 22। अब जब x की वैल्यू आई है ये सिर्फ 22, लेकिन आप जब 5x निकालेंगे तो 5 में 22 का गुणा करेंगे तो 110 आ जाएगा, और जब 2 में 22 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 44। तो सही आंसर होगा इसका 44 और 110। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 100 क्वेश्चन, 12,600 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो आप चाहें तो पहले मिश्रधन निकाल सकते हैं और उसमें से मूलधन को घटा दें, या आप डायरेक्ट भी चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगा के इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये 12,600 दर दे रखी 10/100 और 2 बार, तो ये 11/10 की घात 2 इस तरह से हल करेंगे। 180/100, 180 में से 100 गए तो 21, और इस तरह से जब नीचे के 2 जीरो से ये 1 लाख, ये जो आपका 12,600 है इसमें के 2 जीरो से कट जाएगा। तो सही आंसर बचेगा 126 में 21 का गुणा करेंगे तो 2646। ये इसका सही आंसर है। तो ये इस तरह से हमने इसके सारे सही आंसर देखे। आपको अगर कोई और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट, एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।